जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि मोहम्मद गौरी जो है वो गजनी का जो शासक था वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन तराइन के सेकेंड युद्ध में दोस्तों वो क्या करता है, जीत हासिल करता है पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान को जो है वो हरा देता है बैटल में। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो 1192 एडी में हुआ था, 1192 ईस्वी में। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सेना थी यहाँ पे खड़ा हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने खड़ा हो जाती है। और शाम का समय होता है, अंधेरा का होने का समय होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बोलता है कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें संधि करनी है। जिसके कारण इसकी जो सेना थी पृथ्वीराज चौहान की वो मदहोश हो जाती है, खुश हो जाती है, एकदम नृत्य नाच गान सब स्टार्ट हो जाता है और सोमरस वगैरह सब पान कर लेते हैं। और ये रात में सोते नहीं हैं। और मोहम्मद गौरी की जो सेना होती है वो मशाल को जला करके और रात भर नींद में सोती है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि हम लोग को करना क्या है। इसलिए इसकी सेना जो है वो सो जाती है। और जब अर्ली मॉर्निंग का जो समय था वो सुबह का समय, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे इनको नींद आने लगती है और इन नींद में सोए हुए होते हैं और ये जग करके इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे इनकी मौत हो जाती है। जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। मैंने आपको यहाँ तक कल जो है यानी पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था। आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का हुआ क्या था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा क्या किया गया या पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, इसके बारे में बात करना है। तो अगर बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो था उसका दरबारी कवि, इनके जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि इनका नाम था चंद्रबरदई। चंद्रबरदई याद रखेंगे, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था चंद्रबरदई दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा, चंद्रबरदई के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो काफ़ी मतलब फेमस बुक है, याद रखेंगे। पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान जो है इन्हीं के बारे में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो बुक में, चंद्रबरदई के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद, पृथ्वीराज चौहान जब हार जाता है इसके बाद गजनी इसको वापस ले जाया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। और वहाँ पर दरबार में जाकर के पेश किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। दरबार में, मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो वो अपने मूछ में जो है वो सिंध लगाते हैं और मूछ को एकदम कड़क करते हैं। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा ये देख करके आश्चर्यचकित होता है और बोलते हैं कि तुझे जो करना है कर लो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। इसके बाद गजनी का जो शासक था मोहम्मद गौरी, उसके द्वारा इनकी आँख को, दोनों आँखों को फोड़ दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है। इनको दोनों आँख को फोड़ करके और इनको कैद खाना में, जेल में बंद कर दिया जाता है। दोनों आंखें इनकी फोड़ दी जाती है, इनको अंधा कर दिया जाता है। इसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। इनके बाद चंद्रबरदई जो थे इनके दरबारी कवि, ये अजमेर से यहाँ पे आते हैं गजनी मोहम्मद गौरी के दरबार में। चंद्रबरदई जो है वो यहाँ पर आते हैं और दोस्तों इनको गौरी को फिर बुलाया जाता है, मोहम्मद गौरी के दरबार में आते हैं। और चंद्रबरदई के आने के बाद ये पृथ्वीराज चौहान को बाहर निकाला जाता है जेल से। और चंद्रबरदई के द्वारा ये कहा जाता है, चंद्रबरदई जो हैं वो कहते हैं
इनका एक एक वाक्य है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, काफ़ी मतलब अच्छा वाक्य है। इसको हम लिख देते हैं। 4 बांस 24 गज अंगूल, 4 बांस 24 गज अंगूल, अंगूल अंगूल अष्ट प्रमाणता उते बैठा सुल्तान, अष्ट प्रमाणता उते बैठा सुल्तान, उते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। ये चंद्रबरदई के द्वारा बोला जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगूल अष्ट प्रमाणता उते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। चंद्रबरदई के द्वारा ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को बताया जाता है कि गौरी साहब, ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी आंख फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। ये तीर जो है, ये निशान, ये बाण जो है, केवल अनुभव करके, केवल सुन करके किस दिशा से आवाज़ आ रही है वो सटीक निशाना लगा देते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है, इसको विश्वास नहीं होता है, इसको बिलीव नहीं होता है इसके ऊपर, तो इसके हाथ में जो है वो बाण दे दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद चंद्रबरदई ये वाक्य बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगूल अष्ट प्रमाणता उते बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। चौहान यानी कि मत चुके चौहान, पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं। इनसे ये बताते हैं कि कितना दूरी, कितना गज, कितने ऊंचाई पर ये बैठा हुआ है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तीर चलाया जाता है, जिसके कारण मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। और बाद में चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान को मार करके अपने भी मर जाते हैं। ये जो वाक्य मैंने आपको बताया, ये पृथ्वीराज रासो बुक में लिखा गया है। ये कितना सत्य है इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन ये पृथ्वीराज रासो जो किताब है इसमें ये बताया गया है कि इससे जो है मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। और इसके बाद पृथ्वीराज चंद्रबरदई और पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी भी मौत हो जाती है। आगे अगर बात करेंगे तो दोस्तों 494 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा 1194 सॉरी, आगे अगर बात करेंगे 1194 में अटैक किया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। अटैक किया जाएगा जयचंद के ऊपर, जयचंद के ऊपर अटैक किया जाएगा। जो कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का शासक जयचंद था, इसके ऊपर 1194 में अटैक किया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है और जयचंद जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए सिक्के के बारे में, मोहम्मद गौरी के द्वारा किस टाइप के सिक्के चलाए गए थे इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसे मिटा करके हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी के सिक्के के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था वो देहली वाला सिक्का था, देहली प्रकार के सिक्के, इसको खाली आप लोग याद रखेंगे, जिसमें एक तरफ जो था वो लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दिल्ली और अजमेर जीतने के बाद मोहम्मद गौरी जो है वो तो चला जाता था अपना यहाँ, और दिल्ली और अजमेर जीतने के बाद यहाँ का जो गवर्नर बनाया था वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। हम लोग इतना सारा बात केवल दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, इसके बारे में, ये आया कहाँ से था उसके बारे में बात कर रहे हैं। इतना सारा पीछे से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो दिल्ली और अजमेर जीतने के बाद जो है यहाँ का गवर्नर अपने गुलाम, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बना दिया जाता है। और इन 1206 एडी में, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है खोखरों से युद्ध के दौरान। युद्ध करते करते खोखरों से वो घायल हो जाते हैं, जिसके 1 साल बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए कुछ
युद्ध के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, गौरी और पृथ्वीराज के बीच, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वी जीत जाता है। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी विजय हो जाता है। और चंदावर का युद्ध मैंने आपको बताया 1194, जिसमें गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें गौरी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। आगे हम लोग को बात करना है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के पास कैसे आया था, इसका गुलाम कैसे बना था, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं उसमें, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।